रघुनाथ चक्र की बुक जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझेंगे इस बुक को। इससे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, क्वेश्चंस के ऑप्शन से लेकर के सभी एक्सप्लेनेशन की है मैंने, ठीक है। अब हम डीपली नॉलेज करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ हम प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम सैंधव जो सभ्यता स्टूडेंट, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सैंधव में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ऐड करवा देती हूँ, उसके अंदर सैंधव सभ्यता से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट में सैंधव सभ्यता को। देखिए सैंधव जो सभ्यता है स्टूडेंट, सैंधव सभ्यता क्या स्टूडेंट, सैंधव जो सभ्यता है स्टूडेंट, इसको कई नामों से पुकारा गया है, ठीक है, कई नामों से, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इन नामों से ही कन्फ्यूजन क्रिएट करवाएगा, तो आपको इन नामों से कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ इस यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सैंधव जो सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के साथ में उसको क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, या फिर उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या स्टूडेंट, उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, आपको ये 3-4 नाम जिनसे किनसे आपको क्या करना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। देखिए पहला क्या, सैंधव सभ्यता, ये किसका नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है, या फिर सिंधु सभ्यता का नाम है। उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ये कई सारे स्टूडेंट नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए चीज़ क्लियर करवा दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम और समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे 31 से, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, 31 क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मैंने आपको बता रखा है, एग्जामिनर आपको जो नहीं वाले ऑप्शन हैं उनको ही देगा, और उससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इससे ही आपके नंबर जो है ना डाउन हो सकते हैं, इससे ही आपके नंबर क्या होंगे, जो अगर आप क्या करेंगे, स्मार्टनेस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर 110% इसमें कहीं नहीं जाने वाले हो। यदि आप थोड़ा सा भी इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे या ध्यान नहीं करेंगे, नहीं वाले क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली एग्जाम में देगा, तो आपको नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए इसमें पूछा हुआ है कौन सम्मिलित नहीं है, हड़प्पा के लोग तांबा का आयात करते थे, ठीक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल है, ठीक है बिल्कुल। सबसे विशाल हड़प्पन जो स्थल है वो हड़प्पा है, ये बात ठीक है, हमने पहले पढ़ी है। काली बंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन, यही गलत है। क्या स्टूडेंट, यही स्टूडेंट आंसर जो है गलत है। काली बंगा का जो अर्थ है वो स्टूडेंट वो होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। क्या स्टूडेंट, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। और अगर हम बात करें जो काली बंगा वो कहाँ मिला था, काली बंगा को हमने पढ़ा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के हनुमानगढ़ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है ना। और किस नदी के पास हमने इसको पाया था, घग्गर नदी, घग्गर रिवर के पास, घग्गर नदी के दाईं ओर, घग्गर नदी के दाईं ओर क्या देखा था हमने पाया था कालीबंगा को, ठीक है। तो कालीबंगा में क्या मिला था, कालीबंगा में मिला था स्टूडेंट जुते हुए खेत। क्या मिला था स्टूडेंट, जुते हुए खेत। कहाँ मिले थे स्टूडेंट, कालीबंगा के अंतर्गत, ठीक है। देखिए जुते हुए खेत कहाँ मिले थे, कालीबंगा में, ठीक है। और यहाँ पर हमने कालीबंगा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कालीबंगा कहाँ स्टूडेंट, राजस्थान के अंतर्गत है, ठीक है, राजस्थान के अंदर ये स्टेट है। और जी किस जिले के अंदर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और किस रिवर के पास है, तो घग्गर नदी के दाईं ओर, घग्गर नदी के दाईं ओर क्या मिले, जुते हुए खेत मिले, ठीक है। और ये जुते हुए खेत कहाँ मिले स्टूडेंट, कालीबंगा। और यहाँ पर पूछा कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ क्या है स्टूडेंट, कालीबंगा का जो अर्थ है वो काली मिट्टी की चूड़ियाँ, सॉरी काली मिट्टी नहीं, काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। मेरी मिट्टी इसलिए माइंड के अंदर चला गया क्योंकि वहाँ पर खेत था ना, इसलिए, ठीक है। तो कालीबंगा का जो अर्थ है स्टूडेंट वह है काली रंग की चूड़ियाँ। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसका डी आंसर ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे, एक जुते हुए खेत
क्या स्टूडेंट, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए वही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, वही क्वेश्चन नीचे आ गया। तो एग्जाम में आप इसे ऑप्शन में से क्वेश्चन को किस तरीके से वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसमें से आपको क्या करना है, पूरी तैयारी करके एग्जाम में बैठना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में आपको कितना भी कन्फ्यूज़ कर ले, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना रत्ती भर भी, आपको वहाँ पर अपना 110% दे के आना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो, ठीक है, लिखा हुआ है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो में बच्चों पाकिस्तान का एक ज़िला है। पाकिस्तान का कौन सा ज़िला, सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, कांसे की नर्तकी करती हुई मूर्ति, कांसे की नर्तकी करती हुई मूर्ति मिली थी। और ये जो स्टूडेंट मोहनजोदड़ो है वो है, मोहनजोदड़ो जो स्टूडेंट वो कहाँ है, मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था, मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में, ठीक है। और सिंधु नदी, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर है। और इसका डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कौन सा लगता है, लरकाना, इसके डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आप इसके प्रांत कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, ठीक है ना, ये सभी आपको याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नहीं करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिली थी, कांसे की नर्तकी करती हुई क्या मिली थी, मूर्ति मिली। तो ये क्या है, मोहनजोदड़ो में। एक बार देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। लरकाना जिला हमने पढ़ लिया, सिंध प्रांत हमने पढ़ लिया, और सिंधु नदी के दाईं ओर मिला क्या, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से स्टूडेंट क्या मिली, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे क्या मिली स्टूडेंट, नर्तकी की मूर्ति। और हमने इससे पहले पढ़ा था कि कांसे किससे मिलके बनता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांसा किससे मिलके बनता है, सॉरी तांबा किससे मिलकर बनता है, तांबा मिलता है नहीं, कांसा किससे मिलकर बनता है तांबा और टीन से। कैसे स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कांसा किससे मिलकर बनता है ना। तो हमने उसका आंसर जो था तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है, कांसा। देख लीजिए एक बार, मैं बता देती हूँ आपको। कांसा क्या स्टूडेंट, कांसा किससे मिलके बनता है, कांसा मिलके बनता है टीन और तांबा, टीन प्लस तांबा से मिलकर क्या बनता है स्टूडेंट, कांसा। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किस प्रांत में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस नदी के पास है और किस जिले के अंदर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके स्टूडेंट, आगे चलेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें डिस्कस कर ले थोड़ा सा, देखिए इसमें क्या बता, एक्सप्लेनेशन अलग हो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे कालीबंगा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ के लोग एक ही खेत। बस यहाँ पे मैंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखिए इसमें लिखा इन्होंने, ये लोग जो ना एक खेत में दो तरह की फसलें कर लिया करते थे, मतलब आधे खेत को डिवाइड करके दो तरह की फसलें कर लिया करते थे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, इसमें एक चीज़ और बताई गई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की ईंटों से बने हुए भवन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक नगरीय सभ्यता है, सिंधु सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है स्टूडेंट, यहाँ पर पक्की ईंटों के बने हुए घर वगैरह थे। बाकी जो कालीबंगा है स्टूडेंट, कालीबंगा में क्या था, कालीबंगा में था कि कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। और जो पक्की ईंटों का जो यूज़ हुआ करता था वो किस किस में यूज़ हुआ था, या तो फिर नाली बनने में, पक्की ईंटों का यूज़ किस में होता था, नाली बनने में हुआ करता था। नाली बनने के अलावा जो स्नान घर हुआ करते थे, यानी जिसे हम बाथरूम बोलते हैं, स्नानागार में। और स्नानागार के अलावा क्या था, जो क्या होता, कुंड हुआ करते थे, कुंड या फिर कुआं, कुंड या फिर कुआं, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या हुआ करता था, पक्की ईंटों का यूज़ हुआ करता था। बाकी सब में क्या हुआ करता, कच्ची ईंटों का हुआ करता था, ठीक है। बस इसके अंदर ये डिफरेंस है। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सैंधव सभ्यता के बारे में स्टूडेंट। तो देखिए सैंधव सभ्यता के बारे में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सैंधव सभ्यता के बारे में कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र का व्यापार केंद्र का मुख्य केंद्र माना गया है, कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना गया। तो उसमें ऑप्शन देखिए, पहले लिखा कालीबंगा, धौलीबिरा, हड़प्पा और लोथल। मैंने आपको बताया था लोथल के बारे में, क्या स्टूडेंट, लोथल कहाँ पे स्टूडेंट, अगर हम लोथल की बात करें तो खंबात की खाड़ी स्टूडेंट, खंबात की खाड़ी, खंबात की जो स्टूडेंट खाड़ी है, खंबात की खाड़ी के दाईं ओर क्या एक जगह का नाम है, जिसका नाम है लोथल। क्या स्टूडेंट, लोथल से हमने पहले पढ़ा था, गोदीवाड़ा मिला था। क्या मिला था स्टूडेंट, गोदीवाड़ा मिला था।
अब गोदीवाड़ा पिछली वीडियो में मैं आपको समझा नहीं पाई थी गोदीवाड़ा किसे कहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे गोदीवाड़ा किसे कहते हैं। गोदीवाड़ा मीन्स होता है स्टूडेंट बंदरगाह। क्या स्टूडेंट? बंदरगाह, या फिर इसको बोलते हैं पत्तन, या फिर पत्तन, यानी कि जहाँ पर पानी वाले जहाज़ वगैरह जो हैं उनका जो है ना रुकने का स्थान होता है। ठीक है ना, जहाँ पर से वो लोग माल को आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है ना, पानी के द्वारा माल जहाज़ों पे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसे बोलते हैं बंदरगाह, पत्तन या फिर गोदीवाड़ा। तो लोथल एक जगह है खम्बात की खाड़ी के पास में, तो यहाँ पर इसका एक व्यापारिक केंद्र है। तो सबसे ज़्यादा समुद्र व्यापार जो किया जाता था वो किससे किया था? लोथल से किया जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई लोथल। अभी लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल देखिए, लोथल जो है स्टूडेंट वो जो है भोगवा नदी, लोथल जो है भोगवा और जो है कौन सी नदी? साबरमती। भोगवा और साबरमती जो नदियां हैं स्टूडेंट उनके जो संगम हैं उनके संगम पर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और वहीं पर क्या हुआ कि वहीं पर जो है ना जो लोथल हैगा वहीं पर ही लोथल हैगा जहाँ पर भोगवा और साबरमती जो का संगम है। ठीक है, अभी साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर तो ये वो हो गया। अगर हम बात करें लोथल की तो लोथल कहाँ पर है? लोथल है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में क्या स्टूडेंट? लोथल। ठीक है स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसमें से आप कंफ्यूज नहीं होता, क्वेश्चन को भी आ सकता है। मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या मिला था? अन्नागार, यानी कि जिसे आजकल स्टोर रूम बोलते हैं, अन्नागार, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल? स्टोर रूम बोलते हैं, जिसके अंदर खाने पकाने के संबंधित सामान जो है ना वो रखा हुआ होता है सूखा। ठीक है, तो उसको अन्नागार बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अन्नागार थी। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं एक बार। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बताया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार, इसे अन्ना कुठारी बोलते हैं। ये इमारत इतनी लंबी मीटर थी, इसके बारे में ज़्यादा आपको देंगे नहीं कितने मीटर थी, ये नहीं देंगे आपको। ठीक है ना, अब मार्शल ने विशाल स्नानागार को तात्कालिक विशाल आश्चर्यजनक बताया है। मोहनजोदड़ो के अचाट क्षेत्र में कांसे की नदी, देखिए इसमें क्या लिखा मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बताया था ना हमने, लड़काना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पास में मोहनजोदड़ो के स्थान पर एक क्या मिली थी स्टूडेंट? एक नृत्य करती हुई क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी कांसे की। हमने बताया आपको कांसे किससे मिलकर था? टीन और तांबे से मिलकर बनता है। तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो के यहाँ पे उन्होंने दिया है HR क्षेत्र। क्या दिया है स्टूडेंट? HR क्षेत्र में कांसे की। यदि यार HR भी दे दे कुछ भी दे, आपको कंफ्यूज नहीं हो, राइट आंसर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन है? यानी कि सिंधु सभ्यता है उसमें भारत का सबसे पुराना जो स्थल है वो कौन सा है? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी? राखीगढ़ी स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट? राखीगढ़ी। और आप बताइए, मैंने आपको राखीगढ़ी से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताए थे। क्या बताए थे मैंने आपको स्टूडेंट? राखीगढ़ी से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए थे। तो इसका जो आंसर स्टूडेंट वो डी आंसर है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्या है? राखीगढ़ी। ठीक है, अगर हम बात करें राखीगढ़ी की स्टूडेंट तो देखिए आगे देखिए, राखीगढ़ी देखिए, राखीगढ़ी जो है ना हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा और मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। मोहनजोदड़ो के बाद राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद, यानी कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बाद में राखीगढ़ी हड़प्पा का स्थल है ना। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। पहला सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जो हमने भी पढ़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का। ठीक है ना, उसके बाद में राखीगढ़ी है हड़प्पा का, और उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल जो है धौलावीरा है। क्या है स्टूडेंट? धौलावीरा। किसके बाद में है? ये सीक्वेंस में है। मोहनजोदड़ो जो है 1 नंबर पे है, राखीगढ़ी स्टूडेंट 2 नंबर पे है, और जो धौलावीरा स्टूडेंट धौलावीरा वो जो है 3rd नंबर पे। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता है? तो अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर A
बी, ए में दिया हुआ राजा, बी में पुरोहित और सी में व्यापारियों का अल्पतंत्र और डी में दिया हुआ शासन व्यवस्था अज्ञात। तो इसका ज़्यादा शासन व्यवस्था अज्ञात, लेकिन जो पुरातात्विक जो खोज करते थे उन्होंने बताया है कि या तो फिर इसके ऊपर वणिक वर्ग, कौन सा वर्ग स्टूडेंट, वणिक वर्ग जो है क्या करता होगा, इसके ऊपर राज करता होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो ना इक्वेलिटी की जितने भी खोजकर्ता मिले जिसमें से समानता के साक्ष्य ज़्यादा मिले, ठीक है, समानता या समता कह सकते हैं इसको, के साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो उनका मानना जो है कि वणिक वर्ग जो है एक व्यवसायिक वर्ग जो है उन्होंने इसको संभाला होगा, ठीक है ना। इतनी बड़ी व्यवस्था का कोई ना कोई केंद्र जरूर होगा, तो उसको जो केंद्र माना है वो वणिक वर्ग माना है, यानी कि व्यवसायी माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े के घोड़े के जो अस्थि अवशेष हैं स्टूडेंट वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या सुरकोदड़ा। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो कौन सा है इसका स्टूडेंट, वो है सुरकोदड़ा। क्या स्टूडेंट, सुरकोदड़ा। अब वो अगर हम बात करें सुरकोदड़ा की, तो सुरकोदड़ा जो है स्टूडेंट वो किस जगह पर स्थित है, क्या स्टूडेंट, सुरकोदड़ा जो है स्टूडेंट वो किस जगह पर स्थित है, तो सुरकोदड़ा जो है स्टूडेंट कहाँ पर कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ में स्टूडेंट स्थित है, ठीक है ना। और यहीं पर ही घोड़े के अवशेष जो हैं प्राप्त हुएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, डी, सुरकोदड़ा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। इसे फैक्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। फैक्ट में लिखा हुआ है, रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का जाने का प्रमाण मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में लिखा हुआ, दोबारा पढ़ बताती हूँ, रोपड़ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के जाने का प्रमाण मिलता है। आगे दिखा रहा है, सुरकोदड़ा से एंटीमनी की एक 6 छड़ भी प्राप्त हुई है। एंटीमनी की एक क्या मिली है, छड़ मिली, यानी कि स्टिक मिली है, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो इसका सुरकोदड़ा की जो खोज की है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो किसने की है, जेपी जोशी ने 1964 में की है। आगे क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। अभी हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो हमने पढ़ा था सुरकोदड़ा कहाँ पे, गुजरात में। पहला ऑप्शन है सुरकोदड़ा, बी में बनमाली, सी में लोथल और डी में कालीबंगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, सुरकोदड़ा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 40 है। क्वेश्चन क्या है, 40 को क्वेश्चन को हम समझेंगे स्टूडेंट। 40 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 40 में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि सैंथव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का केंद्र माना गया है। तो ना मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको लोथल बताया था। लोथल मैंने बताया था किस जगह पर है, ठीक है। लोथल की अगर हम बात करें तो कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरी, लोथल। राइट आंसर इसका लोथल है। क्या स्टूडेंट, लोथल। मैंने आपको पढ़ाया था लोथल किस जगह पर है, गुजरात में स्टूडेंट स्थित है। और मैंने आपको बताया था भोगवा और साबरमती जो नदी है स्टूडेंट, उसका जो संगम है वहाँ पर ये जो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है ना, वहाँ पर इस लोथल के जो है साक्ष्य मिलते हैं, लोथल पत्तन के। और मैंने बताया था लोथल जो है स्टूडेंट वो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये व्यापारिक एक केंद्र माना गया है, ठीक है। आगे नए क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें थोड़ा सा फैक्ट को देख लेते हैं कि क्या नहीं थे यहाँ पे। नहीं वाला क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है, नहीं वाला क्वेश्चन। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे, इम्पोर्टेंट है बहुत। देखिए, लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल में रंगाई के कुंड के साक्ष्य मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है कि डाई कहाँ पर हुआ करती थी, तो लोथल में हुआ करती, क्योंकि वहाँ पे कुंड थे। कैसे कुंड थे, कुंड होने के साथ वहाँ पानी की मात्रा बहुत थी, क्योंकि वो क्या था, पत्तन था, ठीक है। मैंने भी बड़ा बंदर का था। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है, इसमें जो फैक्ट है वो दिया हुआ, लोथल से चहुंदड़ों की भांति मनका बनाने का। मनका मैंने बताया था आपको, ज्वेलरी मेकिंग का जो बिजनेस है वो भी लोथल में मिला, ठीक है। ये आपको 3 फैक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को, ये आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे हम 44 में। क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे,
41 को हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगर। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगर की बात हो रही है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो अभी मैंने पढ़ा है आपको हड़प्पा जो सभ्यता विशाल नगर कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर स्टूडेंट डी है। ठीक है, अब धौलावीरी को एक बार समझ लेते हैं। धौलावीरी जो स्टूडेंट है वो धौलावीरी जो है स्टूडेंट धौलावीरा जो है वो भी गुजरात में स्टूडेंट अभी तक हमने पढ़ा था लोथल का है अहमदाबाद में। तो अगर धौलावीरी की बात करें तो धौलावीरी स्टूडेंट हमारा कहाँ पर स्थित है? ये कच्छ जिले में। कच्छ जिले जैसे अमिताभ बच्चन ने इसका ऐड दिया है, कुछ दिन तो गुजारी है कच्छ के गुजरात में। तो ये कच्छ जो है कच्छ जिले के अंदर स्थित है क्या? धौलावीरा। ठीक है, इसकी जो खोज की थी स्टूडेंट्स की खोज करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में 1967 से लेकर 1968 तक की थी। और किसने की थी स्टूडेंट? जगपति जोशी। किसने स्टूडेंट? तो दूसरा कलर ले लेती मैं। जगपति जोशी ने उसकी खोज की थी। किसकी स्टूडेंट? धौलावीरी की। धौलावीरी कहाँ स्टूडेंट स्थित है? राजस्थान के गुजरात के कहाँ स्टूडेंट? कच्छ में स्थित है। ठीक है, और एक और इसकी बात इम्पोर्टेंट है इसका फैक्ट कि धौलावीरी जो था स्टूडेंट वो आयताकार में था। आयताकार इसकी जो एरिया जो बना हुआ था स्टूडेंट, वो जो नगर का निर्माण जो था आयताकार में था। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो नगर की सभ्यता को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टूडेंट देखिए क्या है, सबसे पहला है किला। क्या स्टूडेंट? किला है। और बाद में क्या है? मध्यनगर। किला, मध्यनगर, किला, मध्यनगर। और लास्ट में क्या है? निचला स्तर। क्या स्टूडेंट? निचला स्तर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसके 3 पार्ट। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नगर है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसका नगरीय जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो 3 क्या बोलते हैं पार्टों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 42 में देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? अभी हमने पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा? धौलावीरा पढ़ा। धौलावीरा कहाँ पे स्टूडेंट है? धौलावीरा भी हमने पढ़ा था। गुजरात के कहाँ पे स्टूडेंट है? कच्छ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अमिताभ बच्चन ने जहाँ पे अपना ऐड दिया है। ठीक है ना, तो गुजरात के कच्छ में स्टूडेंट स्थित है। और हमने आपको करवाया था जगपति जोशी जो है स्टूडेंट, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1967 से लेकर 1968। ओके, आगे हम पढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 43 में देखिए क्या कर रहे हैं। 43 क्वेश्चन आई नहीं लिखा। 43 क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्या स्टूडेंट? सैंधव सभ्यता, रुक जाइए एक मिनट। क्या स्टूडेंट? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो इसमें लिखा पूर्व पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल या फिर ऐतिहासिक काल। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। क्या स्टूडेंट? आदि ऐतिहासिक काल इसका क्या है? राइट आंसर है। और अगर हम बात करें कि सैंधव सभ्यता की, तो सैंधव सभ्यता के कई सारे नाम बताए थे मैंने आपको। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट को समझने के लिखा, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल संबंधित है। ठीक है, वह काल जिसके कोई लिखित साधन नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैंने सैंधव सभ्यता स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इसका लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो लिखा हुआ वह काल जिसका कोई भी लिखित साधन प्राप्त नहीं है, जिसमें मानव जीवन का अपेक्षाकृत या पूर्णतः सभ्य ना था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। माने कि ये हमें पता नहीं चल पा रहा कि वो सभ्य था नहीं था, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हों, और जिसमें क्या हो? लिखित साधन उपलब्ध हों। ठीक है ना, जिसमें मानव सभ्य हो, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या आप कहते हैं स्टूडेंट? ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे की अगर हम बात करें, जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हों। लेखन कला तो मिली है, किंतु या तो वह अपुष्ट हों
या फिर उनकी जो लिपि है वो गूढ़ है, यानी कि उनका अर्थ निकल नहीं पा रहा है या उसका अर्थ कोई समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है कि जिसको समझना मुमकिन ना हो, जिसकी लिपि को समझना मुमकिन ना हो, जिसकी लिपि को समझना बिल्कुल भी मुमकिन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल करेंगे। और जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिसको पढ़ा जा सकता है उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है, मेरे पास हिस्ट्री के ऐसे एविडेंस हैं, मैं उनके बिहेव पर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ऐसी, और आगे देखिए, और जहाँ पर लिपि पढ़ना नामुमकिन है, पढ़ा नहीं जा सकता, तो आदि ऐतिहासिक काल हो गया। और प्रागैतिहासिक काल वो हो गया जहाँ पर लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ थर्ड में ये है कि उसका अर्थ निकाल पाना कठिन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले में लिया हुआ है कि साधन, लिखित साधन ही उपलब्ध नहीं है, और इसमें दिया हुआ साधन उपलब्ध हैं सबसे लास्ट में। तो ये आपको क्या करना है, इसके ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह जहां 216 मीटर लंबा तथा 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट मिला। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, नौका घाट की। तो नौका कहाँ चलेगी, मैंने आपको बताया था लोथल। लोथल कहाँ पे स्टूडेंट, गुजरात में। गुजरात के किस जिले में, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बताया था जो लोथल जो है स्टूडेंट वो अहमदाबाद ज़िले में है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है, तो नौका वहीं चलेगी। तो स्टूडेंट का राइट आंसर आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, अपना हल्का सा माइंड चला करके भी लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि लोथल को जो है लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1954 में R.S. रॉय की द्वारा की गई थी, R.S.R. राव ने की थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा, मैंने आपको बताया था गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा को पत्तनी बोलते हैं, और इन्होंने गोदीवाड़ा को नौका भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते भी थे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके पॉइंट को समझ लेंगे, थोड़ा सा फैक्ट को। लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। फारस की मुद्रा स्टूडेंट कहाँ से प्राप्त हुई, लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल से युग्मित शवाधान मिले, मतलब जुड़े हुए शवाधान। शवाधान से मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाया गया है, ये लोथल से मिला है। लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ मिला है, जो पंचतंत्र की कहानियाँ, इसमें 4 लाख लोमड़ी का रूपांतरण है। किसका स्टूडेंट, 4 लाख लोमड़ी का रूपांतरण। इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 लाख लोमड़ी का रूपांतरण किस स्थल से संबंधित है, तो आप किस संबंधित लिखेंगे, लोथल। लोथल स्टूडेंट कहाँ पे है, अहमदाबाद में। और जो 4 लाख लोमड़ी का रूपांतरण दिया हुआ है किस कहानी से संबंधित है, पंचतंत्र की कहानी से स्टूडेंट। और पंचतंत्र की कहानी स्टूडेंट वो किसने लिखी है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट 45 क्वेश्चन में कि नवादा टोली, क्या स्टूडेंट, नवादा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण मिलता है। नवादा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण मिलता है। तो पहले लिखा हुआ हड़प्पा, बी में लिखा गया हड़प्पा, फिर लिखा हुआ हड़प्पा पूर्व, ठीक है, हड़प्पा पूर्व, फिर लिखा हड़प्पा पश्चात। तो क्या राइट आंसर है, अगर हम बात करें नवादा टोली की, तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है हड़प्पा पश्चात, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता की बात की गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, है ना। नवपाषाण का जब अंत हुआ था तो धातुओं का प्रयोग होना शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले जो यूज़ हुआ था, बताइए किसका यूज़ हुआ था। नवपाषाण काल में सबसे पहले धातु का जो यूज़ हुआ था वो कौन सा था, तांबा था। तांबे का यूज़ सबसे पहले हुआ था, ठीक है। और कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ था, ठीक है ना। कई संस्कृतियाँ ऐसी थी जिन्होंने पत्थर का यूज़ किया था, तो पत्थर की वजह से उनकी संस्कृति को ना पत्थर से रिलेटेड पड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ था कि फिर तांबे की से ही बनने लगे सामान, तो उसको क्या कहा गया, ताम्रपाषाणिक युग कहा गया, जिसको कैलोथिक युग भी बोलते हैं। ताम्रपाषाणिक युग, क्या स्टूडेंट,
पाषाणिक, ताम्रपाषाणिक युग। ताम्रपाषाणिक युग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं कैलोथिक, कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक भी कहा जाता है। और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो स्टूडेंट वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो स्टूडेंट होता है तांबा या फिर पत्थर, तांबा या फिर पत्थर की अवस्था, तांबा या फिर पत्थर की अवस्था, तांबा या फिर पत्थर की अवस्था कहा जाता है किसको, कैलकोलिथिक को। ठीक है, और आगे हम बात करें 46 पे। 46 आंसर देखिए, 46 को देखिए आंसर को, क्वेश्चन देखिए। यूनानी को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, वे इसे कहते थे। मैंने आपको बताया था कि जो, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक बार, जो सैंधव जो लोग थे स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, जो सैंधव जो पीपल थे, जो लोग थे, उनका जो मुख्य जो खेती थी वो क्या थी, कपास थी स्टूडेंट, क्या थी, कपास थी। ठीक है, अब यूनानी जो लोग आए, यूनानी ने उनको क्या कह दिया, उनको कह दिया सिंडन या फिर सिंडस, सिंडन या फिर सिंडस, सिंडन कह दिया। अब ये सिंडन या सिंडस जो स्टूडेंट, क्या देखिए एक बार, जो सिंडन और जो सिंडस स्टूडेंट है उसका जो अर्थ वो क्या है, वो है सिंधु। क्या स्टूडेंट, सिंधु। तो इसी प्रथा की, इसी जो उनकी मुख्य जो खेती थी, जो उनकी कपास थी खेती उनकी, तो वो नाम यूनानी आए, उन्होंने क्या सिंडस, यूनानी जो थे उन्होंने उनको सिंडस और सिंडन बोला, जिसका अर्थ हो जाता सिंधु। अब जिससे ये लोग जो है किससे फेमस हो गए, ये लोग सिंधु से नाम से फेमस हो गए। ठीक है, तभी से इनका नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या फैक्ट बता रखा है। इसमें लिखा हुआ सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पावासियों द्वारा की गई थी। यूनानी को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। कोई कहीं पे सिंडन लिखा हुआ है कपास को तो कई सिंडस, क्योंकि जो इंसान जिस काम को करता है उस काम से जाना जाता है। तो यूनानी जो लोग थे उन्होंने देखा कि कपास करते हैं कौन, सैंधव लोग, तो उन्होंने क्या करा, उनको क्या कह दिया, सिंडन कह दिया, क्योंकि वो काम करते हैं, उन काम से वो लोग जाने जाते थे, तो उनको कह दिया सिंडन। तो सिंडन का जो अर्थ था स्टूडेंट वो था सिंधु, तो ऐसे वो सिंधु नाम से जाने लगे। आगे लिखा हो रोजरी के नीचे छोटी ज्वार, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ बस ये देखिए, लोथल से चावल, लोथल से क्या मिले, चावल मिले, और रंगपुर से क्या मिले, धान, रंगपुर से क्या मिली, धान की भूसी मिली। ठीक है, और लोथल मैंने आपको अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है, और रंगपुर आप कहाँ है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए आगे लिखा हुआ 47 का आंसर, हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में क्या स्थित है। हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में उत्तर में स्थित है, क्या है, चहुंदड़ो, मकराना, मांडा या फिर श्रुतुघई। तो इसके स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डी। क्या स्टूडेंट, डी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में हम हल्का सा समझ लेंगे। श्रुतुघई हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, जो कहाँ है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या स्थित है स्टूडेंट, हिंदू कुश पर्वत और शत्रुघई हड़प्पा स्थल। ठीक है, इसके बाद में तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फैक्ट उसको समझ लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर क्या हड़प्पा स्थल है सबसे पहले जो मिला, और वो क्या है, अखनूर के निकट है। अखनूर स्टूडेंट क्या है, एक जिले का नाम है जो कश्मीर के अंदर है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका एक लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इस सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी पर है, और कहाँ पे है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर स्टूडेंट जो स्थित है वो कहाँ पर है, मेरठ जिले, मेरठ मंडल में, मेरठ मंडल में। और मेरठ के अंदर क्या है स्टूडेंट, एक आलमगीर जगह है। उस आलमगीर जगह के अंदर क्या है,
कि इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, और अगर बात करें पश्चिमी इस सभ्यता के बारे में, पश्चिम में, पूर्व में तो हो गया उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल, मेरठ के अंदर हो गया आलमगीरपुर, वहाँ पर मिल गया सिंधु सभ्यता के बारे में। पश्चिमी की अगर बात करें तो दाशक नदी के किनारे है शुद्ध कोदड़ा शुद्ध का गेंडोर है और शुद्ध कोदड़ा बीज है। यह है शुद्ध का गेंडोर, ये पश्चिमी स्थल है, ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें पता होता है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी स्थल की बात, तो ये आलमगीरपुर मेरठ के अंदर गया था, इसके पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है। क्वेश्चन 48 को समझेंगे। 48 में दिया हुआ निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखा हुआ है